हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द कॉन्सेप्ट ऑफ क्लासेस। आज हम लोग नया चैप्टर डिस्कस करना जा रहे हैं जिसका नाम है मोशन। तो हम लोग चैप्टर के नाम से ही स्टार्टिंग कर रहे हैं आज के सेशन की। तो हम मोशन को किस तरह से डिफ़ाइन कर सकते हैं? तो मोशन को डिफ़ाइन करने के लिए हमारे पास या हमें दो चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी। एक है ऑब्जेक्ट की पोजीशन में चेंज होना, दूसरी चीज़ है जब भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन में चेंज होगा तो कुछ ना कुछ उसमें टाइम लगेगा। इसके लिए हम सपोज करें कि सपोज एक ऑब्जेक्ट पॉइंट ए पर है और ये मोशन कर रहा है, तो ऑब्जेक्ट पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, पोजीशन ए से पोजीशन बी तक जा रहा है। इसका मतलब क्या है कि ऑब्जेक्ट ने पोजीशन चेंज की। अब ऑब्वियसली जब पोजीशन चेंज हो रही है तो पोजीशन चेंज करने में कुछ ना कुछ टाइम लगेगा। तो पोजीशन ए से पोजीशन बी तक टाइम लगेगा। सपोज कर लिया कि कोई टाइम टी लगा है। तो मोशन को डिफाइन करने के लिए दो क्राइटेरिया हैं। फर्स्ट वन इज चेंज इन पोजीशन, और जब भी पोजीशन चेंज होगी तो वो टाइम के साथ ही चेंज हो रही होगी। अगर इन दोनों कंडीशन में से कोई भी एक कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है तो ऑब्जेक्ट मोशन नहीं कर सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, जैसे स्टेशनरी वैन, स्टेशनरी वैन, इस स्टेशनरी वैन के एग्जाम्पल में हम देखें तो ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज नहीं हो रही क्योंकि वो स्टेशनरी हुई है, रुकी हुई है, रेस्ट में है। तो रेस्ट में होने का मतलब है कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज नहीं हो रही है। ऑब्वियसली यहाँ पे टाइम बढ़ रहा है, टाइम आगे चल रहा है, लेकिन यहाँ पे पोजीशन चेंज नहीं हो रही, तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे मोशन में नहीं होगा। उसी तरह से अगर कोई दूसरा एग्जाम्पल लें, दूसरा एग्जाम्पल बेसिकली पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि कभी भी कोई भी प्रोसेस होगी तो उसमें हमें कुछ ना कुछ टाइम देना होगा। विदाउट टाइम कोई भी प्रोसेस पॉसिबल नहीं है जिसमें टाइम ज़ीरो लगे। ऐसी कोई प्रोसेस हो ही नहीं सकती है, चाहे वो मोशन की हो, चाहे वो किसी भी टॉपिक की हो। अगर हम कुछ भी चीज़, कोई भी ऐसी कंडीशन को स्टडी कर रहे हैं जहाँ पे टाइम ज़ीरो हो रहा है या ज़ीरो टाइम कंसीडर करके चल रहे हैं, तो वो प्रैक्टिकली पॉसिबल टर्म नहीं है। अगर यहाँ पे हम मोशन को डिफाइन कर चुके हैं तो इसके साथ जैसे मोशन को हम डिफाइन करते हैं तो कुछ इसकी प्रॉपर्टीज़ या कुछ न्यू टर्म इंट्रोड्यूस हो जाते हैं। जैसे ऑब्जेक्ट ए से बी तक जा रहा है तो किस पाथ को फॉलो कर रहा है, उस पाथ की लेंथ क्या होगी, या पोजीशन ए से पोजीशन बी तक जाने के लिए उसको मिनिमम डिस्टेंस का रूट कौन सा मिल सकता है। तो इन सारी चीज़ों को डिस्कस करने के लिए दो नए टर्म इंट्रोड्यूस किए गए। पहला टर्म है डिस्टेंस, दूसरा टर्म है डिस्प्लेसमेंट। अगर हम लोग डिस्टेंस की बात करें तो ऑब्जेक्ट पोजीशन ए से पोजीशन बी तक जाने के लिए कई सारे पाथ को फॉलो कर सकता है। एक पाथ ये भी हो सकता है, एक पाथ ये भी हो सकता है, एक पाथ ये भी हो सकता है। सपोज ये पाथ 1 है, ये पाथ 2 है, ये पाथ 3 है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो जिस तरह से वो पाथ को फॉलो कर रहा है तो उसकी डिस्टेंस भी पॉइंट ए से पॉइंट बी के साथ इंक्रीज होती हुई नज़र आ रही है यहाँ पे। तो यानी यहाँ पे डिस्टेंस को डिफाइन करने के लिए हमें पाथ के नेचर के बारे में पता होना चाहिए, किस तरह का पाथ है। तो अगर पाथ हमें पता होगा तो ही हम डिस्टेंस को डिफाइन कर सकते हैं। तो डिस्टेंस को डिफाइन करेंगे हम लोग लेंथ ऑफ द path traveled by object। ऑब्जेक्ट जिस पाथ को फॉलो कर रहा है उस पाथ की लेंथ जो होगी उस ऑब्जेक्ट के थ्रू डिस्टेंस कवर उतनी ही होगी। यहाँ पे डिस्टेंस क्योंकि पाथ पे डिपेंड कर रही है तो पाथ चेंज करने पे ऑब्वियसली यहाँ पे डिस्टेंस चेंज हो जाएगी, जबकि हम पोजीशन को चेंज नहीं कर रहे हैं। यानी किसी भी दो गिवन पोजीशन के लिए हम कई सारे डिस्टेंस को कवर कर सकते हैं। देयर विल बी इनफाइनाइट नंबर ऑफ वेज टू मूव फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। तो यहाँ पे डिस्टेंस पाथ पे डिपेंड करेगी, लेकिन इन सारे पाथ में जितने भी पाथ यहाँ पे पॉसिबल है, एक ऐसा पाथ पॉसिबल होगा जो मिनिमम रूट को फॉलो कर रहा होगा। तो वो पाथ हमेशा पॉइंट ए और पॉइंट बी को ज्वाइन करने वाली स्ट्रेट लाइन से बनेगा। तो दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाली स्ट्रेट लाइन की जो लेंथ होती है वो उन दोनों पॉइंट के बीच की मिनिमम डिस्टेंस को शो करती है। तो यहाँ पे अगर हम लोग डिस्प्लेसमेंट को डिफाइन करना चाहेंगे तो डिस्प्लेसमेंट को हम लोग कह सकते हैं द मिनिमम डिस्टेंस
बिटवीन टू गिवन पॉइंट्स। यहाँ पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में बस एक बेसिक सा फर्क है, ये पाथ की लेंथ ऑफ द पाथ होगा, जबकि ये हमेशा दो पॉइंट्स के बीच की मिनिमम डिस्टेंस को शो करेगा। और मिनिमम डिस्टेंस को शो करने का मतलब है कि जब भी डिस्प्लेसमेंट कवर होगा तो ऑब्जेक्ट हमेशा स्ट्रेट लाइन पाथ को फॉलो कर रहा होगा। अगर हम लोग यूनिट की बात करें तो दोनों डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों की यूनिट मीटर होती है। अदर यूनिट्स की बात करें तो इसको हम लोग सेंटीमीटर में, किलोमीटर में भी डिस्कस कर सकते हैं। चाहे वो डिस्टेंस हुआ चाहे वो डिस्प्लेसमेंट हुआ, दोनों की यूनिट यहाँ पे मीटर होगी। सिंबल्स की बात करें, रिप्रेजेंटेशन की, डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल डी से, डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल एस से। अब अगर हम लोग यहाँ पे कुछ और इनके बीच के डिफरेंसेस की बात करें तो यहाँ पे कुछ बेसिक डिफरेंस हो सकते हैं इनके बीच में, तो उसको भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। सपोज हमारे पास एक ऑब्जेक्ट किसी स्ट्रेट लाइन पाथ को फॉलो करता हुआ पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जा रहा है, तो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक की जो डिस्टेंस है वो इस पाथ की लेंथ के इक्वल होगा, तो ये डी हो गया। क्योंकि ये पाथ जो है वो स्ट्रेट लाइन है, तो यही लेंथ जो होगी वो डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होगी, तो इस कंडीशन में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल होंगे। लेकिन अगर हम बात करें किसी आर्क पे मूव कर रहा है, सपोज ये एक सर्कुलर ट्रैक है, इस सर्कुलर ट्रैक पे पोजीशन ए से पोजीशन बी तक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, तो पोजीशन ए से पोजीशन बी तक ये इस पाथ को फॉलो करता हुआ जा रहा है, तो डिस्टेंस यहाँ पे डी है। लेकिन अगर हम लोग डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो ए और बी को ज्वाइन करने वाली स्ट्रेट लाइन से डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करेंगे, तो एस है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये जो आर्क है ए बी, उसकी लेंथ इस कॉर्ड की लेंथ से ज़्यादा है, तो यहाँ से एक रिलेशन आ रहा है, डिस्टेंस इज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट। इन दोनों को मर्ज किया जाए तो हमारा पास एक रिजल्ट आ रहा है, डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। अब मोशन किसी भी तरह का हो, ये एक जनरल स्टेटमेंट हम लोग यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं कि कभी भी मोशन ऑब्जेक्ट करेगा तो उसका डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से या तो ज़्यादा होगा या तो उसके इक्वल होगा। अगर वो स्ट्रेट लाइन पाथ होगा और वन डायरेक्शनल मोशन होगा तो हमेशा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल होगा। अगर वो नॉन स्ट्रेट लाइन पाथ होगा, किसी कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होगा, तो डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट से ज़्यादा आएगा। एक कंडीशन और हो सकती है जहाँ पर नॉन स्ट्रेट लाइन पाथ पे ऑब्जेक्ट मोशन करेगा लेकिन डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल आएंगे, यानी कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल आ सकते हैं। उसके लिए हम लोग अगर उसके लिए कंडीशन क्या होगी कि कंसीडरेशन ऑफ टाइम शुड बी वेरी स्मॉल, यानी डेल्टा टी जो होगा वो बहुत छोटा होगा। यानी किसी बहुत ही शॉर्ट पीरियड के लिए अगर हम लोग कंसीडरेशन करें, जैसे ये एक आर्क है, इस आर्क पे ऑब्जेक्ट पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जा रहा है, तो यहाँ से पॉइंट ए से पॉइंट तक बी तक जाने में उसके टाइम कंसीडरेशन में है। लेकिन अगर ये हम लोग कोई बहुत ही स्मॉल कंसीडरेशन ले लें, एलिमेंटल स्टडी करें, तो ये जो आर्क है, इस आर्क की लेंथ एक स्ट्रेट लाइन की लेंथ के इक्वल आएगी। तो इस कंडीशन में जो एलिमेंटल डिस्प्लेसमेंट डेल्टा डी होगा, एलिमेंटल डिस्टेंस डेल्टा डी होगा, वो एलिमेंटल डिस्प्लेसमेंट डेल्टा एस के इक्वल आएगा। तो सिर्फ यही एक ऐसी कंडीशन है जहाँ पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कर्वेचर पे भी इक्वल आ सकते हैं, लेकिन उसके लिए कंडीशन ये है कि हमेशा कंसीडरेशन ऑफ टाइम बहुत ही छोटा होगा, टाइम यहाँ पे निगलेक्ट के इक्वल होगा, यानी टाइम टेंस टू 0 होगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट को कैसे फाइंड कर सकते हैं अलग अलग सिचुएशन में। तो यहाँ पे हम लोग कुछ क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन है कि एक ऑब्जेक्ट किसी स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहा है, वो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक 400 मीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है, देन वो 100 मीटर बैकवर्ड मोशन को कवर कर रहा है, यानी पॉइंट बी से किसी पॉइंट सी तक 100 मीटर पीछे की तरफ आ रहा है। तो हमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को फाइंड करना है। तो डिस्टेंस यहाँ पे हमें पता है कि डिस्टेंस के लिए हमें क्या चाहिए, जिस पाथ को फॉलो कर रहा है उस पाथ की लेंथ। तो यहाँ पे डिस्टेंस के लिए कौन सा पाथ फॉलो कर रहा है, पहले फॉरवर्ड मोशन के लिए पाथ फॉलो कर रहा है ए बी, तो लेंथ ऑफ ए बी, प्लस बैकवर्ड के लिए कौन सा पाथ फॉलो कर रहा है, बी से सी, देन लेंथ ऑफ बी सी। लेंथ ऑफ ए बी यहाँ पे 400 मीटर गिवन है और लेंथ ऑफ बी सी आपको
100 मीटर गिवन है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 500 मीटर। अगर हम लोग डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट हमेशा इनिशियल या जिन दो पॉइंट के बीच का डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है उन दोनों पॉइंट के बीच की मिनिमम डिस्टेंस होनी चाहिए। तो हमारे पास एक इनिशियल पॉइंट ए है और फाइनल पॉइंट सी है, तो फाइनल पॉइंट सी यहाँ पे आएगा। तो पॉइंट ए से पॉइंट सी के बीच की मिनिमम डिस्टेंस को हमें फाइंड करना है। तो मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन ए एंड सी, तो मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन ए एंड सी क्या होगी? ए से बी तक की डिस्टेंस आपके पास 400 मीटर है और बी से सी तक की डिस्टेंस आपके पास 100 मीटर है। तो इस पूरे लेंथ से अगर हम लोग इतनी लेंथ को सब्सट्रैक्ट कर दें तो हमें ये लेंथ मिल जाएगी। तो पूरी लेंथ कितनी है आपकी? 400 मीटर। 400 मीटर से अगर हम लोग ये वाली लेंथ को BC लेंथ को सब्सट्रैक्ट कर दे रहे हैं तो हमें डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। तो आपको डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा यहाँ पे 300 मीटर। एक दूसरा क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि एक रेक्टेंगुलर फील्ड है जिसकी लेंथ 400 मीटर है एंड ब्रेड्थ लेंथ 40 मीटर है एंड ब्रेड्थ 30 मीटर है। जब वो डायगनली अपोजिट पॉइंट पे एक ऑब्जेक्ट डायगनली अपोजिट पॉइंट पे पहुंच रहा है तो उसके थ्रू डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कितना कवर होगा? तो हम लोग मान रहे हैं कि ऑब्जेक्ट पॉइंट ए से मोशन को स्टार्ट कर रहा है और इसका डायगनली अपोजिट पॉइंट सी होगा। तो पॉइंट ए से पॉइंट सी तक पहुंचने में उसको कितनी डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी? तो पहले हम लोग डिस्टेंस को निकाल लेते हैं। डिस्टेंस के लिए हमें क्या चाहिए? जिस पाथ को फॉलो करके जा रहा है उस पाथ की लेंथ। तो कौन सा पाथ को फॉलो करके जा रहा है? पॉइंट ए से सी तक दो तरीके से जा सकता है, ए टू डी और डी टू सी, या फिर ए टू बी एंड बी टू सी। तो दोनों तरफ से जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों तरफ की लेंथ इक्वल है। तो चाहे इधर से हम लोग सॉल्व करें चाहे इधर से हम लोग सॉल्व करें, हमारा आंसर सेम आएगा। तो हम लोग ए टू बी प्लस बी टू सी पाथ को फॉलो कर रहे हैं। तो जब ए टू बी जा रहा है तो वो 40 मीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है क्योंकि पाथ लेंथ ए बी पाथ लेंथ जो है वो 40 मीटर है। प्लस बी टू सी जा रहा है तो 30 मीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है क्योंकि बी से सी तक की पाथ लेंथ 30 मीटर है। तो आपका आंसर आ जाएगा 70 मीटर। अगर हम लोग बात करें डिस्प्लेसमेंट की तो डिस्प्लेसमेंट के लिए हमें इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच की मिनिमम डिस्टेंस की जरूरत होगी। तो इनिशियल पॉइंट हमारे पास ए है और फाइनल पॉइंट हमारे पास सी है। तो ए और सी को ज्वाइन करने वाली स्ट्रेट लाइन जो होगी उसी की लेंथ यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होगी। तो हम लोग इसको ज्वाइन कर लेते हैं ए से सी तक। और जैसे ही हम ए से सी तक इसको ज्वाइन कर रहे हैं तो हमें एक ट्रायंगल मिल रहा है ए बी सी, जो कि एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा। तो इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, यहाँ पे हम लोग पाइथागोरस को अप्लाई कर सकते हैं। तो पाइथागोरस अप्लाई करने पे ए सी स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए बी 40 स्क्वायर, बी सी 30 स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 1600 प्लस 900 दैट इज 2500। ये आ गया ए सी स्क्वायर। ए सी की वैल्यू होगी अंडर रूट 2500 दैट मीन्स 50 मीटर। और ए सी लेंथ जो होगी वो डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होगी। तो यहाँ पे हमारा डिस्प्लेसमेंट भी 50 मीटर आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन के लिए डिस्टेंस आपकी 70 मीटर आई और डिस्प्लेसमेंट आपका 50 मीटर आया। इसी तरह से हम लोग एक क्वेश्चन को और डिस्कस कर रहे हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक ऑब्जेक्ट किसी सर्कुलर पाथ को फॉलो कर रहा है और उस सर्कुलर पाथ की जो रेडियस है वो 100 मीटर आपको गिवन है और एक राउंड को कंप्लीट करने में उसको 40 सेकेंड का टाइम लग रहा है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि 2 मिनट 20 सेकेंड के बाद ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। सबसे पहले हम 2 मिनट 20 सेकेंड को हम लोग टोटली सेकेंड में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 2 मिनट मीन्स 2 मल्टीप्लाइड बाई 60 प्लस 20 सेकेंड। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 140 सेकेंड। तो हमारे पास जो टोटल टाइम गिवन है कि आफ्टर 140 सेकेंड व्हाट विल बी द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा 140 सेकेंड के बाद, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए सबसे आसान तरीका हम पहले देख लें कि 140 सेकेंड में ऑब्जेक्ट कितने राउंड कंप्लीट कर रहा है। तो हमारे पास है इन 40 सेकेंड नंबर ऑफ राउंड्स कंप्लीटेड कितना है? एक राउंड है क्योंकि 40 सेकेंड में वो 1 राउंड को कंप्लीट कर रहा है। तो 1 सेकेंड में कितना कंप्लीट करेगा? 1/40 राउंड। तो 140 सेकेंड में कितना राउंड कंप्लीट कर रहा होगा? 1/40 डिवाइड बाई 140। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका
आंसर आएगा 3.5 राउंड, यानी वो 140 सेकेंड के बाद 3.5 राउंड्स को कंप्लीट कर रहा है। तो हम लोग देखते हैं कि डिस्टेंस क्या होगी। एक बार राउंड को कंप्लीट करेगा तो 1 पेरीमीटर कवर होगा, 2 बार राउंड को कंप्लीट करेगा तो 2 पेरीमीटर कवर होगा, इसी तरह से तीसरा राउंड कंप्लीट करेगा तो 3 पेरीमीटर कवर होगा, और फिर चौथा राउंड कवर नहीं करना है, उसको सिर्फ हाफ राउंड कवर करना है। तो जब वो ए पॉइंट से स्टार्ट कर रहा है, फर्स्ट राउंड कवर किया यहाँ पे आ गया, सेकंड राउंड कवर किया अगेन ए पॉइंट पे आ गया, थर्ड राउंड कवर किया अगेन ए पॉइंट पे आ गया, देन थर्ड राउंड पे कंप्लीट होने के बाद उसको सिर्फ 0.5 राउंड यानी हाफ राउंड और कवर करना है। तो जब वो हाफ राउंड कवर करेगा तो वो डायगनली अपोजिट पॉइंट पे आ जाएगा इस सर्किल के, तो ये पॉइंट बी जो होगा हमारा फाइनल पॉइंट हो जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए हमारे पास कितना पेरीमीटर कवर कर रहा है, 3.5 पेरीमीटर कवर कर रहा है। तो इसके लिए इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक शॉर्ट ट्रिक है, नंबर ऑफ राउंड्स मल्टीप्लाइड बाय पेरीमीटर। नंबर ऑफ राउंड्स कितने हमारे पास 3.5, पेरीमीटर क्या होता है 2 पाई आर, आर की वैल्यू हमारे पास 100 मीटर गिवन है, तो हम यहाँ पे वैल्यू को पुट कर देते हैं। तो ये 3.5 मल्टीप्लाइड बाई 2, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 100। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 2200 मीटर। तो डिस्टेंस कितनी कवर कर रहा है 2200 मीटर, यानी 2200 मीटर। और डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट अगेन इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच की मिनिमम डिस्टेंस होगी, जो कि इस सर्किल के डायमीटर के इक्वल होगी, तो यानी वो 2r हो जाएगी। तो r की वैल्यू हमारे पास 100 है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये 200 मीटर आ जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट हमारा आ गया 200 मीटर, डिस्टेंस आ गया 2200 मीटर। इस तरह के और क्वेश्चन को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।